प्रस्तुति RSVI के शोध से तैयार एक मनोरंजक संग्रह। इसे आपके लिए तैयार किया है श्रद्धा श्रीवास्तव एवं सताक्षी गुप्ता ने। प्रथम संग्रह 18 अक्टूबर 2018। लाचार कहानी। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है info@rsvi.org यानी info@rsvi.org और हमारा दूरभाष नंबर है 0522 4070 अर्थात 4070 138। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। लाचार कहानी। घर से अचानक गायब हुए गणपत टेलर के कपड़े 2-3 दिन के बाद गांव से 2 कोस की दूरी पर नदी के किनारे मिलने से जैसे गांव में हड़कंप मच गया। गणपत टेलर के घर में इस खबर के पहुंचते ही उसकी बूढ़ी माँ शेवंता बाई छाती पीटने लगी तो बीबी अनुसुईया अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। गणपत टेलर हंसमुख और नेक इंसान था। उसके बारे में उक्त खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने अपने तर्क देने लगे। कोई कह रहा था कि गणपत नहाने के लिए उतरा होगा, तभी पैर फिसलने से गिर गया होगा, तो कोई कह रहा था कि नहाने के लिए भला वो इतनी दूर क्यों जाएगा। उन्हीं में से एक ने कहा, गणपत तो अच्छा तैराक था, कई बार बाढ़ के पानी में भी उतरकर उसने लोगों को बचाया था। इन तर्कों में कुछ भी तथ्य नहीं है। ये बात जल्द ही सबकी समझ में आ गई। घर में गणपत जैसा सुखी आदमी ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला था। बहू, बेटा और पोते पोतियों से प्रेम करने वाली माँ अनुसुईया जैसी सुंदर और मेहनती पत्नी, 2 सुंदर बच्चे और खा पी कर आराम से जिंदगी जीने के लिए पैसा देने वाला टेलरिंग का कारोबार। ऐसा आदमी कैसे और क्यों अपनी जान देगा? जितने मुंह उतनी बातें। गांव के बड़े बुजुर्गों ने थाने में गणपत के गायब होने की रपट लिखा दी। पुलिस वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। तैराक बुलाकर नदी में खोजा गया, लेकिन कोई सुराग भी न मिला। 10 से 15 दिन ऐसे ही बीत गए। गणपत को जमीन निकल गई या आकाश खा गया, किसी को कुछ पता नहीं। जाने वाला तो चला गया, लेकिन अपने पीछे वाले लोगों के सिर पर जिम्मेदारी व चिंता का बोझ छोड़ गया। अनुसुईया अकेली पड़ गई थी। वो दिन रात ये सोचती कि बच्चों का क्या होगा, गृहस्थी कैसे चलेगी वगैरह। अनुसुईया को लगने लगा था कि बच्चों का भविष्य अब अंधकार में डूब गया है। रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। आधी रात को वो चारपाई से उठकर बैठ जाती और रोने लगती। उसे देखकर उसकी सास शेवंता बाई की भी आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन अपनी बहू को वो अक्सर ढांढस बंधाती थी। आज तक माँ बेटी जैसी रहने वाली बहू सास ऊपर से शांत रहने का दिखावा कर अपना दुख छिपा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय सब कुछ सिखा देता है। अब उनके दुख की तीव्रता कम होने लगी थी। एक तरफ शेवंता बाई लोगों के खेतों पर काम करने के लिए जाने लगी, तो दूसरी ओर अनुसुईया लोगों की सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। लेकिन इतने भर से काम चलने वाला नहीं था। सिलाई कढ़ाई करने के लिए पूरा कोर्स करना जरूरी था। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो उसने एक सरकारी संस्थान में टेलरिंग कोर्स में दाखिला ले लिया।
कुछ ही महीने में वो सिलाई कढ़ाई में ट्रेंड हो गई। अब उसका कोर्स भी पूरा हो गया था। कोर्स पूरा होने के बाद वो गणपत की बंद पड़ी दुकान को बड़ी कुशलता से संभालने लगी। बच्चे बड़े हो गए थे। गणपत की माँ शेवंताबाई जिम्मेदारियों का बोझ उठा उठाकर अब पूरी तरह थक चुकी थी। गणपत का बेटा आनंदा 24 साल का नौजवान हो चुका था। वह ग्रेजुएट होकर नौकरी ढूंढ रहा था। रंजना ने बीएड कर लिया था। दोनों भाई बहन अब अपने पैरों पर खड़े होकर माँ का किस तरह हाथ बटाएं इसी चिंता में थे। लेकिन अनुसुईया को तो बेटी की नौकरी से ज्यादा उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वो चाह रही थी कि सासू माँ के जिंदा रहते कम से कम रंजना के हाथ पीले हो जाते तो अच्छा रहता। उसने अपने रिश्तेदारों से कह भी रखा था कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार दूर के रिश्ते के एक लड़के के साथ उसने रंजना की शादी तय कर दी। लड़का टीचर था, खाते पीते घर के लोग थे, खुद की खेती बाड़ी थी, घर अपना था और क्या चाहिए था। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी। उन लोगों ने कह दिया था कि शादी में देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए शादी की तारीख भी जल्द ही पक्की हो गई। अनुसुईया ने पहले से ही सोच रखा था, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुरूप उसने शादी की थोड़ी बहुत तैयारी भी कर रखी थी। जल्द ही वो समय भी आ गया। नाते रिश्तेदार घर में जुटने लगे। शादी को अब 4 दिन ही बचे थे। हलवाई वाले भी आ चुके थे। घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मिठाई बननी शुरू हो गई थी। शादी के दिन अनुसुईया भी इधर उधर भागकर थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो अपने कमरे में लेटने के लिए चली गई। उसने आंखें बंद ही की थी कि उसकी बेटी उसको उठाते हुए बोली, माँ, बाहर कोई साधु वेश में आया है, देख, अपने बाबा के बारे में पूछ रहा है। रंजना अपने पिता गणपत को बाबा कहकर बुलाती थी। बहुत साल के बाद पति के बारे में पूछने वाला कोई आया था, इसलिए अनुसुईया भागकर उनके पास गई और देखा कि कोई सचमुच एक अधेड़ साधु के वेश में खड़ा है। अनुसुईया ने विनम्रता से उनसे पूछा, क्या चाहिए महाराज आपको? वो कुछ न बोलकर सिर्फ उसके चेहरे को देखता रहा। अनुसुईया ने उससे दोबारा पूछा, क्या चाहिए आपको? लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अनुसुईया को लगा शायद इन्हें खाना चाहिए, इसलिए वो बोली, ठहरिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी वो अधेड़ बोला, नहीं, खाना नहीं चाहिए, और उसने उसको पुकारा, अनुसुईया। ये सुनते ही अनुसुईया का रोम रोम खड़ा हो गया। उसने उनकी ओर अपनी आंखें गड़ा दी और कुछ देर तक देखती रही। ये आवाज तो गणपत की है। तभी उसका ध्यान उसके माथे पर गया। उसके माथे पर वहीं कैंची से लगा हुआ निशान था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। अनुसुईया को शांत देख वो फिर से बोला, अब तक पहचाना नहीं अनुसुईया? आप इतने दिन तक कहाँ थे आप? आगे वो कुछ बोल न सकी। कुछ भी न बोलते हुए गणपत ने शॉल के अंदर से अपने हाथ बाहर निकाले। उसकी उंगलियां कटी हुई थीं। ये देखकर अनुसुईया स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी देर रुककर पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? इतनी बड़ी घटना हो गई और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मुझे अकेला छोड़ खुद निकल गए? ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। पिछले 15 सालों से उसे सता रहा सवाल एक ही क्षण में खत्म हो गया था। क्या क्या नहीं सहा 15 सालों में। पति के जिंदा रहते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जी रही थी वो। पिता होकर भी बच्चे अनाथ की सी जिंदगी जी रहे थे। अभी दोनों के बीच की बात भी खत्म नहीं हुई थी कि रंजना माँ माँ करती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। अनुसुईया अजीब दुविधा में फंस गई थी। उसे एक तरफ गम था तो दूसरी तरफ खुशी भी। बारात आ चुकी थी। सभी रिश्तेदार अनुसुईया को पूछ रहे थे। अनुसुईया माँ का फर्ज निभाने के लिए पति का साथ छोड़ बारात के स्वागत में लग गई, लेकिन मन में वो बार बार गणपत के हालात के बारे में सोच रही थी। धूमधाम से शादी संपन्न हुई और गणपत एक जगह खड़ा अकेला अपनी बेटी को विदा होते देखता रहा। गले लगाकर बेटी को विदा करने का एक पिता का सपना सपना ही रह गया। अनुसुईया ने इन कुछ ही घंटों में एक दृढ़ फैसला ले लिया था। बेटी के विदा होने के बाद अनुसुईया रसोई में गई और वहां से 4 लड्डू उठा थैली में डालकर गणपत के सामने रखकर बोलिए, लीजिए बाबा, बेटी की शादी के लड्डू हैं। बोलकर दृढ़ता से वह उसकी तरफ पीठ फिराकर पीछे मुड़कर न देखते हुए अंदर चली गई।
अब न उसकी आंखों में आंसू थे, न मन में उमड़ता तूफान। गणपत टेलर तो 15 साल पहले ही मर गया था। उसका अब आना क्या मायने रखता था? जीवन के वे 15 साल जो उसने अकेले बेबसी मुश्किलों के साथ काटे थे, जो सिर्फ उसने भोगे थे। पति के साथ की जरूरत तो तब थी उसे, उसके बच्चों को। अब उसका आना नहीं, अब तन्हा जिंदगी जी लेगी वो।